आज हमसे रूबरू है टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हमारे मेवाड़ की शान भावना जाट। भावना, आपका स्वागत करते हैं। भावना, पहले तो ये बताओ कि ये रेस वॉक दरअसल होता क्या है? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे आकाशवाणी में बुलाया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, रेस वॉकिंग एक टेक्निकल इवेंट है जो शुरुआत में मुझे पता नहीं था। हमारे स्कूल के पीटीआई सर ने बताया मुझे कि ऐसा वॉकिंग होता है। तो जैसे स्टार्टिंग में शुरुआत किया तो वॉकिंग अलग ही था, और एक हम इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे तो उसका अलग ही जलवा दिख रहा था कि वॉकिंग को इतना लोग जानता है और गांव में कोई लोग जानता नहीं। तो स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करते थे तो बहुत मुश्किल होता था। मतलब गांव में लोग हंसते थे, तुम क्या देख कर रहे हो, कैसे चल रहे हो। तो बहुत अच्छा इवेंट है और मैं सबसे ज़्यादा रेस वॉकिंग को ही पसंद करती हूँ। ये बताओ कि कौन सी उम्र में सबसे पहले रेस वॉकिंग से परिचय हुआ और फिर ये खेल शुरू किया? मेरा रेस वॉकिंग मैंने 2008-09 में स्टार्ट कर दिया था। कितने साल की थी तब आप? तब मैं यही 12-13, लगभग 15 साल की थी। और फिर स्कूल नेशनल खेलना स्टार्ट किया था मैं 8th क्लास में थी तब। और 4 साल मैंने स्कूल नेशनल खेला था, तो उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाई, मैं 4th या 5 रहती थी। तो स्टार्टिंग में फिर मैंने उदयपुर यूनिवर्सिटी से खेला था, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से। तो मेरा पहला करियर की शुरुआत यहीं से स्टार्ट हुई थी। मेरा मेडल आया था ब्रॉन्ज। बात है ये 2014 की बात है। तो मैंने 2008 से शुरू किया था और 2014 में मुझे पहला मेडल था। मतलब इतना साल के बाद मुझे एक मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल। भावना, आप जिन पीटीआई का जिक्र कर रही थी, जिन्होंने सबसे पहले इससे परिचय करवाया, एक तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, अपने गांव के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। वो सर हमारी पूरी टीम को एथलेटिक्स के लिए लेके जा रहे थे। तो मैं गाय भैंस चरा रही थी। हम एक किसान परिवार से है, तो मैं ग्राउंड पे ही गाय भैंस वो कर रही थी। तो उन सर ने बताया, मैं सर को जाके बोला कि सर मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलने के लिए आना है। तो सर ने बताया कि पूरा सब इवेंट में जगह नहीं है अभी, तुम सिर्फ एक ही इवेंट बाकी है, रेस वॉकिंग, अगर तुमको पसंद है तो वो कर सकते हो। तो सर, मैंने पूछा कि सर ये इवेंट क्या होता है, कैसे होता है। तो सर ने मुझे चल के दिखाया कि ऐसे ऐसे रेस वॉकिंग होता है। तो फिर मैंने उसी दिन से, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ओलंपिक तक इस इवेंट में पहुंच जाऊंगी, पर शुरुआत में सिर्फ एक रुचि थी कि हम खेल के बाहर खेलने के लिए जाए, सारे बच्चे रहेंगे, अच्छा लगेगा, बस यही सोच के स्टार्ट किया था। इनका नाम बताएंगी जो आपके? हीरालाल कुमावत सर। कुमावत जी ने आपको सबसे पहले ये सिखाया? हाँ जी। भावना, अपने गांव के बारे में बताओ थोड़ा सा। कौन सा गांव है, क्या नाम है, और बचपन में क्या क्या किया करती थी, और थोड़ा सा परिवार के बारे में भी। मैं एक गांव रेलमंगरा तहसील में काबरा गांव है जहां रहती हूं। और मेरा गांव बहुत छोटा गांव है। और स्टार्टिंग में जब मैंने शुरुआत किया था तो गांव के लोग टोकते थे मुझे, स्पोर्ट्स में नहीं करना है, ऐसे ऐसे। तो मतलब स्पोर्ट्स में थे बहुत ज़्यादा लोग। मेरे अंकल भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, मेरे भैया भी स्पोर्ट्स करते थे, पर एक लड़की के होने के नाते शायद शॉर्ट्स पहनने में थोड़ी परेशानी आती थी। और मेरा गांव अभी, मतलब पूरा गांव में जितने भी बच्चे हैं वो रेस वॉकिंग करते हैं। मतलब अभी मैं घर गई तो मैंने देखा कि इतने बच्चे ग्राउंड जा रहे हैं, रेस वॉकिंग कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक टाइम पे कोई नहीं था, मैं अकेले करती थी, और आज पूरे गांव के बच्चे एक स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। तो घर में कौन कौन है और किन किन का शुरू में सपोर्ट मिला? घर में मेरे 2 भैया हैं और पापा मम्मी और मैं हूँ। और शुरुआती में हम मतलब बहुत गरीब थे, पापा थोड़े मेंटली डिस्टर्ब थे, तो एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। और बाद में मेरे भैया ने, जब भैया गेम करता था तो गेम ने छोड़ दिया था भैया ने कि भावना अगर मेडल ला के दे रही है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो भैया ने प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट किया। और पापा मम्मी और भैया का बहुत सपोर्ट रहा है कि उसने अपना कैरियर दाव लगा के मुझे आगे बढ़ाया। तो मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इतना अच्छा भाई मिला। और इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे कोच का भी रहा है, गुरमुख सियाग सर, जो मेरे पर्सनल हरियाणा के कोच है। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम ओलंपिक खेल सकते हो, ओलंपिक की तैयारी करनी कैसे करनी है। तो पापा मम्मी और परिवार का और कोच का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतना सपोर्ट दिया, और आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे हूँ। भावना, पैदल चलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूँ देखा जाए तो चूँकि मेवाड़ तो पहाड़ी अंचल है और अभी भी आदिवासी बहुत सारे, ज़्यादातर उनके पास वाहन होते भी नहीं हैं, और अगर होते भी हैं तो पहाड़ी इलाके में वो चढ़ या चल नहीं पाते, लिहाजा पैदल ही चलते हैं। तो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यहाँ तक कि 20 किलोमीटर भी एक आदिवासी स्त्री या पुरुष के लिए चलना एक आम बात है। फिर भी बताएं कि ये पैदल चलना और आप जो प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में पैदल चलती हैं, इनमें एक तो क्या फ़र्क होता है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एक रेस वॉकर में होनी ही चाहिए?
जैसे पैदल चलना और रेस वॉकिंग में थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि पैदल जो चलते हैं हम सिंपली चलते हैं, और जो रेस वॉकिंग है वो एक टेक्निकल इवेंट है। उसमें नी बेंड नहीं होना चाहिए, टो अप पूरा आना चाहिए और ज़मीन से कांटेक्ट होना चाहिए। ये पूरे नियम है, अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो हमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और जैसे आप बता रहे हो कि हम पहाड़ी में इतने लॉन्ग चलते हैं, तो ये सच बात है, क्योंकि हम भी जब बचपन में थे, मेरे ननियाल जाते थे तो मम्मी के साथ पैदल ही चले जाते थे, 10-15 किलोमीटर ऐसे ही चले जाते थे। तो ये शायद हम में नेचुरल भी थोड़ा इंडोरेंस है कि हम पैदल बचपन से पैदल चलते थे, और पहाड़ी के लोग भी इतना। और जैसे मैं कोमलगढ़ में भी एक रेस होता है तो पहाड़ में, उनमें भी हम काफ़ी बार गए हैं छोटे छोटे। तो इसमें एक इंडोरेंस का भी होता है और टेक्निकल इवेंट का थोड़ा रेस वॉकिंग में डिफरेंट है। और जैसे हम बाहर गए तो पता चला कि पूरा मूवमेंट होना चाहिए, बॉडी का हिप मूवमेंट ऐसे होना चाहिए, हाथों का मूवमेंट ऐसा होना चाहिए। तो ये अलग है और वॉकिंग अलग है। हमारी फिज़ीक और ख़ास तौर पर हमारा बिल्ट और उसके साथ हमारा भोजन, इन चीज़ों का भी कुछ इसमें महत्व होता है। महत्व बहुत होता है। हम शुरुआत में जब हम समझते हैं कि हम एक दाल चावल खा के भाग जाएंगे, पर इसमें सप्लीमेंट का बहुत ज़्यादा वो रहता है, विटामिन्स वगैरह खाना चाहिए। जैसे हम कैंप में गए हैं या उससे पहले कोच ने बताया कि ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और हम पहले स्टार्टिंग में यही सोचते थे कि नहीं, हम तो बाजरे की रोटी खा के भाग लेंगे या ऐसे। तो उसमें ज़्यादातर मतलब भाग लेते हैं पर ज़्यादा लॉन्ग तक नहीं चल पाते हैं, 4-5 साल के बाद इंजरी होना स्टार्ट हो जाता है। तो डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे फल वगैरह है, लिक्विड ज़्यादा पीना चाहिए। तो बहुत अलग डाइट होती है इनकी। थोड़ा सा ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस ज़माने में कहते थे कि मांसाहार भी एक स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी है। हालांकि इसके बहुत सारे ऐसे अपवाद हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने, बहुत सारे खिलाड़ियों ने, ख़ासतौर पर पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम किया और वो शाकाहारी हैं। तो बताएं कि क्या मांसाहारी होना भी एक खिलाड़ी के लिए ज़रूरी होता है? देखो, मैं शाकाहारी हूँ, मैं मांसाहारी नहीं खाती हूँ, मैं पूरा वेजिटेबल हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारा सोच के ऊपर है कि खाने से कुछ होता है, और बाकी हम लोग तो वेजिटेबल ही है, पूरा खा रहे हैं, तो इसमें कोई मुझे डिफरेंट नहीं लगता है। पर जैसे बताते हैं कि खाना भी चाहिए, स्पोर्ट्स लाइफ में ज़्यादा इंजरी का चांस रहता है, वो सब खाने से अच्छा होता है। फ़िश भी खाना चाहिए, बहुत काम आता है घुटने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो जो खाते हैं उनके लिए बहुत कुछ है, और जो नहीं खाते हैं वो अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, कि हम नेचुरल भाग जाएंगे या खा के भागेंगे। तो हम नेचुरली सोचते हैं कि हमें नेचुरली पावर है, खाने की ज़रूरत नहीं है। तो अलग अलग वो है। जो भी भोजन पहले करती थी और अब जब स्पोर्ट्स में आ गई हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग भी ले रही हो, तो खाने की हैबिट्स में और क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या कुछ नहीं खानी, ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत मायने रखता है। क्या क्या चीज़ें ऐसी जिसमें बदलाव किया, और क्या क्या चीज़ें अब खाती हो, कैसे खाती हो और क्या नहीं खाती हो? ये जैसे स्टार्टिंग में हम लोग गांव में थे तो इतना पता नहीं था, रोटी चप सब्जी सिर्फ यही खा के भागते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा चना वगैरह खा लेते थे। और जैसे अभी हम लोग कैंप में रहते हैं या पहले, तो पूरा हमारा टाइमिंग रहता है कि इस टाइम पे हम फ्रूट्स खाएंगे, इस टाइम पे हम जूस पिएंगे। और ज़्यादातर हम लोग रोटी भी इतना नहीं खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमको लिक्विड चाहिए, तो हम ज़्यादातर जूस वगैरह ये है यही लेते हैं। और नेचुरल डाइट, फ्रूट्स वगैरह, बादाम, ये सब कुछ पानी में भिगो के भी खाते हैं। और ग्रीन सब्जी भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, बॉयल सब्जी खाते हैं बहुत ज़्यादा हम लोग। तो काफ़ी डिफरेंट है, पहले मैं अलग खाना खाती थी और अभी पूरा अलग खाती हूँ। पहले राइस नहीं खाते थे हम लोग, अभी पूरा राइस ही खाते हैं, रोटी बहुत कम खाते हैं। भावना, ये रेस वॉकिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत बार एक तो थोड़ी सी मज़ेदार भी लगती है देखने में कि आदमी ऐसा लग रहा है जैसे डांस कर रहा हो, है ना। और दूसरा, इसके साथ जुड़े हुए दूसरे ख़तरे बहुत हैं कि रेस वॉकिंग में जो एथलीट्स जाते हैं उनमें ज़्यादातर लोग तो रेस पूरी ही नहीं करवाते, यानी डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। यानी रेस पूरा करना तो एक बहुत बात की बात है, आप रेस के बीच में डिसक्वालीफाई हो जाते हो। तो एक तो ये बताओ कि ये क्या चीज़ है ऐसी जिससे ये रेस वॉकिंग थोड़ी सी अलग है और वो डांस टाइप कुछ दिखता है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जिस वजह से डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, और क्या कारण है कि प्रोफेशनल लेवल पर इतने सारे रेस वॉकर्स, आप भी बहुत बार हुए होंगे, सब जानते हुए भी इस इवेंट में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं? वॉकिंग का एक इंटरनेशनल लेवल पर वॉकिंग अलग होती है और नेशनल लेवल पर अलग होती है। मतलब ज़्यादातर ये रहता है कि 1.5 घंटे का इवेंट होता है, तो ज़्यादातर लोग देखते भी नहीं हैं कि क्या चल रहे हैं इतनी देर, ये वो। तो हमको लगता है कि डिस्क्वालीफाई एक करने वाला भी जज होते हैं तो सही देखते हैं उनके अंदाज से, क्योंकि पूरा टेक्निकल इवेंट होता है। अगर कोई फाउल कर रहा है या कोई एक घुटने से दौड़ रहा है या जंप ले रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और जैसे हम लोग हैं,
इंडिया में जैसे करते हैं, मैं अभी इंटरनेशनल मेरा तो पहले ही था, मैं पहली बार ही इंटरनेशनल गई तो मुझे पहली बार ही वहाँ देखने में मिला और मुझे भी वहाँ फाउल मिला था, 2 बार क्वेश्चन मार्क दिया है। इसमें एक नियम होता है कि अगर हम 3 बार हमको वार्निंग दिया जाएगा, उसके बाद हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इंडिया का रूल ये है, और जबकि ओलंपिक का रूल्स ऐसा था कि हमको 3 बार क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, एक वार्निंग हो जाएगी, उसके बाद हमको और चांस मिलेगा और 3 बार होने के बाद हमको 2 मिनट के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार चांस मिलेगा, उसके बाद हमको आउट कर दिया जाएगा। अभी भी ये रूल आया है, उससे पहले हमको चांस नहीं मिलता था 2 मिनट का। और रेस वॉकिंग अलग ही टेक्निकल इवेंट है और हम लोग मतलब अच्छे से करते हैं। जैसे हमारा कोच फॉरेनर था अभी कैम्प में, तो हमको बहुत अच्छा मतलब पूरा लाइव वीडियो करके दिखाता है। उससे पहले ट्रेनिंग मिलती है हमको कि कैसा हमारा टेक्निक है। हमारा खुद का वीडियो बन के हमको खुद को शो करते हैं कि तुम्हारा ये फॉल्ट है या ये वॉकिंग ऐसे हो रहा है ये, तो उसके हिसाब से हम पूरा अपना मूवमेंट सुधारते हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि एशिया स्तर पर तो हमने फिर भी रेस वॉकिंग में ठीक ठाक किया है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो भी। एक तो आपका इवेंट भी बताएं, कितने किलोमीटर की रेस वॉकिंग आप करती हैं, और उसके बाद क्या कारण रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी हम रेस वॉकिंग में वो जगह नहीं बना पाए। इंटरनेशनल लेवल पे हम अच्छा कर सकते हैं। हमारी सोच है कि चाइना वाले बहुत अच्छे हैं, हम उनको नहीं काट पाएंगे। और जैसे हम मेरा भी पहला था तो मेरे साथ सब खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के खड़े थे, तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ अच्छा नहीं कर पाएंगे, पर अच्छा कर सकते हैं। हम करते हुए ऐसा सोच रहे थे कि क्यों ना हम इनके साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। हम इतना अच्छा प्रैक्टिस करके जाते हैं, पर वहाँ जाके हम अलग ही थोड़ा माइंड से सेट नहीं होते हैं या हमारा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम अच्छा नहीं कर पाते। पर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन है उसमें रेस वॉकिंग का ज़रूर मेडल आएगा, क्योंकि इंडिया में अभी लड़कियां हम 2 हैं और दोनों अच्छा कर रही है। हाल ही में अभी जो प्रियंका ने जो किया था, प्रियंका गोस्वामी ने, उन्होंने बहुत अच्छा किया है और उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी 128 का प्रैक्टिस कर रही थी वो, और मैं 130 का प्रैक्टिस कर रही थी, पर हम वहाँ जाके नहीं कर पाए। या मेरा कुछ शूज़ का प्रॉब्लम हो गया था, जैसे शूज़ वहाँ मैं जो प्रैक्टिस करती थी वो शूज़ बैन था, तो मुझे नया शूज़ में वहाँ 20 किलोमीटर करना पड़ा। तब ऐसा रहता है कि हमको 20 किलोमीटर पूरा करना है, तो हम पूरा वो जैसे ही हमारा शूज़ कुछ हो गया है ये वो, तो मैं वादा करती हूँ कि मतलब आने वाले 1-2 साल में या पेरिस ओलंपिक में ज़रूर हमारा रेस वॉकिंग में एक मेडल आएगा। भावना, ये बताएं कि 20 किलोमीटर जब आप चलती हैं तो उसमें एक तो 20 किलोमीटर कम नहीं होता, और उस दौरान भी आपको भूख प्यास भी लगती होगी, मौसम की मार भी होती होगी, और 20 किलोमीटर तो आप एक इवेंट में चल रही हैं, यानी उसकी तैयारी में आपको हर रोज़ बहुत ज़्यादा चलना पड़ता होगा। हर रोज़ कितना चलती हैं, और ये जब इवेंट होता है इस दौरान भूख प्यास या दूसरी चीज़ें जो होती मौसम की मार, उसका कैसे सामना करती हैं? हम लोग मतलब पहले ही वेदर देख लेते हैं कि आगे वाला वेदर कैसा रहेगा, उस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और खिलाड़ियों का तो खैर ऐसे ही रहता है कि हर मौसम में वो ढल जाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और उसमें हम लोग जैसे ओलंपिक हमारा इवनिंग में होने वाला था, तो हमारा पहले ही प्रैक्टिस इवनिंग को ही हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। और लॉन्ग इवेंट है तो हमको ज़्यादा इंडोरेंस चाहिए। हम लोग 35-35 किलोमीटर करते हैं, 30-30 किलोमीटर करते हैं। हफ्ते में 2 बार हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं इंडोरेंस के लिए। और स्पीड वर्कआउट भी हमारा बहुत होता है, किलोमीटर होता है, 400 मीटर होता है। तो हम उस हिसाब से करते हैं कि हमको कब तक किस लेवल पे हमारी बॉडी कितना चलेगी, उसके बाद हमको कितना उठाना है, क्या है वो हमारा पहले से प्रैक्टिस में बहुत अच्छा हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे तय करते हैं। भावना, अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की, जहां तुम गई। तो एक तो पहला बड़ा अनुभव, वो भी ओलंपिक जैसी स्पर्धा का। एक तो इसकी क्या तैयारी थी, फिर इसका क्या दबाव था, और वहां जाकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर कैसा लगा, और अपनी वहाँ की परफॉर्मेंस के बारे में भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताओ। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा पहला इंटरनेशनल टोक्यो था ओलंपिक्स, और मुझे थोड़ा हिचकिच हो रहा था कि मैं शायद 1-2 कंपटीशन पहले खेल लेती तो वहाँ अच्छा कर पाती। पर मेरा शायद किस्मत ही ऐसा है कि मैं सीधा इतना बड़ा कंपटीशन में गई हूँ, क्योंकि वर्ल्ड की टॉपर लड़कियाँ मेरे साथ खड़ी थी उस दिन लाइन पे। तो मुझे अलग ही फील हो रहा था। एक मैं गाँव से उठकर एक इंटरनेशनल इतने बड़े वहाँ पहुँच गई थी मैं, तो मुझे अलग लग रहा था कि हम कहाँ गाँव में भागते थे और आज कहाँ लेवल पे खड़े हैं। तो उसके हिसाब से भी थोड़ा डर रहता है, हर खिलाड़ी को डर रहता है थोड़ा, और हम इतना नहीं डर रहे थे, फिर भी मन में थोड़ा हिचकिच रहता ही है। और उसके बाद 20 किलोमीटर करने का हमने जिस हिसाब से प्रैक्टिस करी थी उस हिसाब से हमने अपना बेस्ट देने का सोचा है।
पर वहाँ शायद कुछ वेदर की वजह से या फिर कुछ खान पीन की वजह से, मैं पूरा वेजिटेबल हूँ, वहाँ पूरा नॉन वेज मिलता है, तो उसकी वजह से भी, और कुछ मेरा शूज़ की प्रॉब्लम थी, तो मैं वहाँ इतना अच्छा नहीं कर पाई। पर फिर भी मैं खुश हूँ कि मैंने ओलंपिक्स में रेस पूरा किया है और अपना अच्छा दिया है। क्योंकि पिछली बार जब रियो में हमारे वॉकिंग वाले गए थे तो इतना अच्छा नहीं कर पाए, इस बार सभी लोगों ने अच्छा किया है और पूरा एथलेटिक्स ने ही अच्छा किया, और ओलंपिक में पहली बार इतना मेडल आया है, 7 मेडल, तो हम लोग पूरा बहुत खुश हैं। और ख़ास तौर पे नीरज चोपड़ा जी से खुश हैं कि एथलेटिक्स में इतने सालों के बाद मेडल आया है। तो हमें बहुत खुशी है कि हम वहाँ गए और एक मेडलिस्ट स्टार के साथ हम वहाँ रहे, उनके साथ रहे, खेले। और टोक्यो में हमें बहुत अच्छा लगा कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और बहुत क्लीन सिटी थी और बहुत अच्छा था वहाँ पे। भावना, ये ओलंपिक भारत के अब तक के प्रदर्शन के लिहाज से सबसे अच्छे ओलंपिक थे और जो भी खिलाड़ी थे, और एथलेटिक्स का भी इस बार अच्छा खासा प्रतिनिधित्व था। बताएं कि हमारी परफॉर्मेंस एथलेटिक्स में, ख़ास तौर पर नीरज चोपड़ा के गोल्ड की बात छोड़ दें, तो कैसा रहा और क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि एथलेटिक्स में ही सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक मिलते हैं, हमारे एथलेटिक्स का स्तर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ सके। हम लोग पहले ऐसे सोचते थे कि एथलेटिक्स में मेडल का चांस नहीं है क्योंकि ओलंपिक्स बहुत बड़ा होता है, नहीं होगा। और जैसे नीरज चोपड़ा ने जैसे गोल्ड लिया है तो हमें भी आशा होने लगी है कि जब ऐसा था कि नहीं हो सकता है तो उन्होंने कर दिखाया, तो हमारे भी हौसले बुलंद हो गए हैं कि 2024 में जो भी पेरिस ओलंपिक होने वाला है तो उसमें हम ज़रूर मेडल लेके आएंगे। और हम भी, मतलब हम नहीं, पूरे एथलेटिक्स खिलाड़ी सभी लोग मतलब ऐसा सोचने लग गए हैं कि हम भी मेडल ला सकते हैं। पहले ऐसा सोचते थे कि नहीं ला पाएंगे, एथलेटिक्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ये वो, पर अब सबको ऐसा लगने लग गया। जैसे स्टीपल चेस्ट ने अविनाश साबले ने भी अच्छा किया था और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, तो वो भी अभी ये सोच रहे हैं कि मैं पक्का गोल्ड लेके आऊँगा पेरिस ओलंपिक्स में, क्योंकि हम कर सकते हैं, जब नीरज ने कर दिया तो हम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये आरोप भी लगता है कि हमारे बहुत सारे एथलीट्स जब क्वालिफिकेशन का टाइम होता है, जो भी उनका टाइमिंग है, और या नेशनल्स पर क्वालिफाई होने तक तो मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर उस प्रदर्शन को, जो क्वालिफिकेशन मार्क है, उसको भी दोहरा नहीं पाते और वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। एक तो इस बात में कितनी सच्चाई है, दूसरा क्या ओलंपिक का दबाव भी कुछ अतिरिक्त रूप से खिलाड़ियों पर काम करता है? हाँ जी, ज़रूर करता है। ओलंपिक्स का दबाव, इतना बड़ा कंपटीशन है तो ज़रूर हर खिलाड़ी को चिंता होती है। और कुछ खिलाड़ी माइंड से कमज़ोर होते हैं, जैसे कि मैं भी थी थोड़ी, क्योंकि वहाँ दबाव रहता है कि हम उतना ही टाइम हमको लाना है, वैसे भी हम नहीं ला पाते। और कुछ मौसम की वजह से हो जाता है जो नहीं कर पाते हैं, या जैसे हम जितने बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई करके गए और वहाँ पे जाके अच्छा वही टाइमिंग नहीं निकाल पाए। और जैसे हमारा अभी कोरोना भी चल रहा था तो हम लोग 1-1.5 साल से एक ही जगह प्रैक्टिस कर रहे, तो उसका भी थोड़ा होता है कि हम 1.5 साल से अंदर ही अंदर रह रहे हैं, तो उस हिसाब से भी हमारा थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन होता है, तो थोड़ा दबाव के कारण ही शायद अच्छा नहीं कर पाते हैं। ये बताओ कि इस बार वहाँ टोक्यो में, ख़ास तौर पर भारतीय दल में, माहौल कैसा था? इस बार बहुत अच्छा माहौल था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेडल आया था नीरूभाई चाहू का, तब भी बहुत अच्छा वो था। और बाद में जब एथलेटिक्स में गोल्ड आ गया था तो हम लोग हमारे इवेंट से थोड़ा निराश थे कि हम अच्छा नहीं कर पाए। पर उसी दिन शाम को जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता तो हम लोग इतने खुश थे, सारे लोग आपस में पार्टियाँ वाटियाँ, डांस वांस होने लग गए थे। मतलब बहुत तगड़ा माहौल था कि पहला इतना एथलेटिक्स में गोल्ड आया वो भी, तो हम बहुत खुश थे, सारी टीम खुश थी हमारी। देश से और ख़ास तौर पर मेवाड़ से और अपने घर वाले उसमें शामिल हैं, उनका कितना सपोर्ट, कितनी दुआएं साथ में थीं? हाँ, सभी की दुआएं साथ दी। उस दिन पूरा इंडिया हमें देख रहा था और चेयर फॉर इंडिया कर रहा था हम सबको, और पूरा मेवाड़ तो साथ में था ही, पूरे पूरे परिवार भी थे, सारे लोग मेरे गांव में सभी लोग, कलेक्टर सर सभी आ रखे थे, स्क्रीन लगा के सब लोग देख रहे थे। पर हम शायद अच्छा नहीं कर पाए, हमें खुद निराशा है कि सारे लोग हमें देख रहे थे और हम अच्छा नहीं कर पाए। पर मैं यही कहना चाहूँगी सभी लोगों को कि हमारा सपोर्ट ऐसे ही करते रहे, हम आज नहीं तो कल ज़रूर अच्छा करेंगे। उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर हम ज़रूर जीत कर दिखाएंगे। ये शायद हमारे यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री लगभग हर इवेंट को देख रहे हैं, खिलाड़ियों को खुद फ़ोन कर रहे हैं, उन्हें मैसेज कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के स्तर का इतना ज़्यादा सपोर्ट खिलाड़ियों को, ये कैसा अनुभव है?
ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक देश का प्रधानमंत्री टाइम निकाल कर हर खिलाड़ी से बात कर रहा है, उनका हौसला बढ़ा रहा है। जैसे हार गए हैं तो उनको भी हौसला बढ़ा रहे हैं कि कोई नहीं, हार जीत होती रहती है, ओलंपिक्स में खेलना भी बहुत बड़ी बात है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमको वहाँ दिल्ली बुलाया, उनके साथ प्रोग्राम किया, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें पार्टिसिपेंट वालों को भी बुलाया, मेडल वालों को बुलाया, पूरी टीम को बुलाया, टाइम निकाल के हमारे साथ चाय पी, इतनी बातें की, हमको स्पेशली एक एक आदमी से बात करके बताया कि कैसा क्या क्या है। मतलब एक देश का प्रधानमंत्री अगर हर इवेंट को देख रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हर, जैसे सर ने बताया कि वो हमारी इवेंट भी देख रहे थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि पूरा इंडिया तो देख रहा था पर देश का प्रधानमंत्री टाइम निकाल कर हमारा इवेंट देख रहे थे और हर खिलाड़ी के हौसले बढ़ा रहे थे। तो मैं चाहती हूँ कि हर आने वाले देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही हो तो ज़रूर हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे साथ हैं ओलंपिक खिलाड़ी भावना जाट। भावना, थोड़ा सा ये बताओ कि महिलाएं और ख़ास तौर पर लड़कियां, देश में ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने प्रगति नहीं की, सब क्षेत्रों में आगे आई हैं और तुम खुद उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हो। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारी जगहों पर, ख़ास पर ग्रामीण इलाकों में, अभी भी महिलाओं की, बच्चियों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो एक तो महिलाओं की स्थिति और महिला खेल में और आ सकें, इसके बारे में तुम्हारी राय क्या है, लोगों से बताओ। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं एक किसान परिवार से निकली हूँ तो ज़्यादातर मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट था, इसीलिए मैं कर पाई हूँ। तो अभी मैं मानती हूँ कि टैलेंट बहुत है गांव की लड़कियों में, पर वो आगे नहीं आ पा रही है क्योंकि उनको एक जगह नहीं मिल रही है, या उनको राह नहीं मिल रहा है, या अच्छा कोच नहीं मिल रहा है, या पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। पर मैं ये चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स सपोर्ट करे, अपने बच्चों का विश्वास करे, उनको बाहर भेजे खेलने के लिए और स्पोर्ट्स की तरफ भी आना चाहिए। जैसे ये नहीं कि हर खिलाड़ी ओलंपिक खेल लेगा, पर स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है फिटनेस के लिए। और जैसे कोई बीमारी से हम लोग बचते हैं, या फिर मैं मानती हूँ कि हम लोग, हमारा परिवार गरीब था, पैसा नहीं था, पर जैसे हम एक सोचते हैं कि कलेक्टर होने से हमको इतना पैसा मिलता है, वैसे ही ये भी सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स में एक लाइफ, जब आज नीरज चोपड़ा इतना स्टार बन गया है तो उसके पास करोड़ों रुपए है, तो खिलाड़ी भी अगर परिवार सपोर्ट करेगा तो ज़रूर वो करोड़पति बनेगा। मैं यही चाहती हूँ कि हर खिलाड़ी, हर बच्चों का माँ बाप उनका साथ दे, सपोर्ट दे और गांव से बाहर भेजे, या अच्छे कोच से मिले, इस लाइन से आए, तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। देश में खेलों को लेकर सम्मान बढ़ा है और इसमें सच बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक के बाद, चूँकि पहले क्रिकेट को तो वो सम्मान मिलता था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के बाद ख़ास तौर पर जब प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक ने हर चीज़ को देखा है और खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है। और यह एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि खिलाड़ी हारे या जीते, जो भी भारत से गया उसका उन्होंने हौसला बढ़ाया। बताएं कि ये जो माहौल बना है, इससे क्या आने वाले समय में कुछ फ़र्क पड़ेगा? देश और ज़्यादा भावना देख पाएगा या और ज़्यादा खिलाड़ियों को, नए बच्चों को हौसला मिलेगा कि वो भी स्पोर्ट्स में जाएं? ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में गांव-गांव के लोग जानने लगे हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है। आज हम मेरे गांव जाके या हर गांव जाके ऐसे पूछेंगे कि आपको क्या खेलना है, तो सीधे बच्चे यही बोलेंगे कि हमको ओलंपिक खेलना है। और एक हम जब खेलते थे, जब नेशनल लेवल के खेलते थे, तो हम सिर्फ यही सोचते थे हमको नेशनल मेडल लाना है, ओलंपिक का तो हम सुनते भी नहीं थे। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स का चेयर फॉर इंडिया का जो प्रधानमंत्री ने जो किया है, उसकी वजह से आज गांव-गांव के बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि हमको ओलंपिक खेलना है। तो आने वाले दिनों में, या पेरिस में, या 2028 में, जो भी वो, तब बच्चा, हमारे खिलाड़ी बहुत ज़्यादा जाएंगे। इस बार 128 गए हैं, तो मैं ज़रूर चाहूँगी इस बार 428 जाए, डबल जाएँ, और ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इस बार हर बच्चे यही सोच रहे हैं, तो ज़रूर हमारी टीम बढ़ के जाएगी। भावना, इंडिया की जर्सी पहनना तो हर व्यक्ति का सपना होता है, ये पहना कैसा लगा? हाँ, हर खिलाड़ी का यही सपना होता है कि हम एक इंडिया से खेलें, इंडिया का किट पहने। तो हमें जिस दिन किट मिला था, उस दिन हम बहुत खुश हुए कि हमें इंडिया का किट मिला है, क्योंकि बहुत नसीब वालों को मिलता है। ऐसे बहुत खिलाड़ी हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, किसी कारणवश रह जाते हैं। पर इंडिया का किट पहन के ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सपने सारे पूरे हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। भावना, अब क्या क्या सपने हैं, क्या क्या सपने देख रही हो और उन्हें पूरा करने के लिए क्या कुछ करोगी? मैं आने वाला पेरिस ओलंपिक के लिए पूरी तैयारी करूंगी, और आगे जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन आ रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ, उनके लिए पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके और हमारे देश के लिए ज़रूर मेडल लाएंगे हम। भावना, जाते जाते उदयपुर वासियों से और मेवाड़ वासियों से क्या कहोगी?
सभी को यही कहना चाहती हूँ मैं कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें और ज़्यादातर स्पोर्ट्स में लाए, क्योंकि स्पोर्ट्स लाइफ ऐसे लगता है कि उसमें कुछ नहीं मिलेगा, पर इसमें बहुत कुछ मिलता है। तो जैसे आप देख रहे हो कि आज मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ, मुझे जैसे जानने लगे हैं। स्पोर्ट्स का करियर थोड़ा लंबा होता है, 7-8 साल लग जाते हैं इसमें थोड़ा रिजल्ट आने में, पर जब सफलता मिलती है तब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, या पढ़ाई में हो चाहे उसमें हो, तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया मुझे। और वहाँ ओलंपिक्स में मेरा रेस देखा आप सभी ने, पूरे मेवाड़ ने देखा, पूरे उदयपुर वासियों, मेरे पूरे राजसमंद वासियों, सब ने देखा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आज मैं टीवी पे आ रही हूँ और हमारा देशवासी हमें देख रहे हैं, तो उस दिन हम बहुत खुश थे। भावना जाट, आपको खूब सारी शुभकामनाएं और हृदय से आभार। थैंक यू सर। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आकाशवाणी उदयपुर सिटी से, जो मुझे यहाँ बुलाया और इतना मौका मिला बोलने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद।